और हम सिर्फ एक चीज जानते हैं कि हम सिर्फ एक चीज जानते हैं कि वेल इंग्लिश पोइट्री इज ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट विदाउट विलियम वर्ड्सवर्थ. तो बिना वर्ड्सवर्थ के इंग्लिश पोइट्री अधूरा ही है. दैट इज क्लियर. एंड टुडे वी हैव फॉर डिस्कशन वी आर सेवन, a very simple but philosophic Acha, Dadu, good afternoon. Have you started? Yeah, Are you going to get started? Yeah, I am just. Sure. You will introduce you to the participants. I will talk to them about you a bit. Okay, sure. I am sorry. My name is Chandrachud Behra, and I am a lecturer in English at Women's College Junagadh, where I have been employed since the last 23 years. And I love teaching poetry, and I love my students as well. Okay, so what I said, okay, very good afternoon to all of you, each one of you participants. And so what I was saying, today we shall have for discussion, we are seven. So we are seven. चलो अगर हम इसको सिंपल वे में ले तो हम 7 हैं, लेकिन मैं कहूंगा इसको थोड़ा अगर डीपर लेवल में ले तो हम 7 हैं. राइट, वी आर 7. इफ यू प्योरली ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी, ओके, हम 7 हैं. आई मीन हम 7 लोग हैं. 7 इज ए नंबर, बट इफ वी टेक इट इन ए डीपर लेवल, इट विल रेदर मीन हम 7 हैं, हम हमेशा हैं, हम मौत में भी एक हैं. दिस विल बी द मीनिंग. तो एज वी ऑल नो, विलियम वर्ड्सवर्थ इज ए नेचर पोएट. ओके, एंड ही हैज रिटन so many poems on nature, on the beauties of nature. But ये जो poem है थोड़ा हटके है, जरूर हटके है. हटके क्यों? क्योंकि ये poem में nature important हिस्सा play नहीं कर रहा है, बल्कि this poem is about life and death. That is true. And if we have a clear analysis of this poem, then we can say कि एक तरफ पोएट है, दूसरे तरफ एक छोटी सी बच्ची है. ओके, एक छोटी सी बच्ची जिसको मौत की एहसास कुछ भी नहीं है. शी इज टोटली फॉरगेटफुल ऑफ डेथ. शी डज नॉट नो अबाउट डेथ इवन. और दूसरे तरफ पोएट जो एक मैच्योर आदमी है, ओके, वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? वो जबरदस्ती वो बच्ची में मौत की एहसास डालने की कोशिश कर रहे हैं, और बच्ची उसको एक्सेप्ट करने के लिए नाराज है. सो इन दिस होल पोएम देयर इज ए टाइप ऑफ conflict between this little girl, okay, and the poet on the other hand. So it is a charming poem. It's an interesting poem. And this poem is dialogue based. ठीक है, पूरा पोएम में ढेर सारे डायलॉग है. ऐसा लगता है कि जैसे कि पोएट और वो बच्ची के बीच में बातचीत चल रहा है. और आई मीन द लैंग्वेज इज वेरी सिंपल. ओके, सो इट इज ए पोएम व्हिच विल बी वर्थ डिस्कसिंग. So should we start straight? Let's go. Okay, let's move into the point. Let's have the analysis. Right. Hope our discussion will be interesting and useful. Right. So let's discuss the poem. You come to the first stanza of the poem. Right. A simple child that lightly draws its breath and fills its life in every limb. What should it know of death? Look at what should it know of death? Important. But in the first stanza, okay, well, poet हमको बताते हैं a simple child. Why is simple? Innocent child. बच्चा ऐसे ही मासूम होता है, तो simple may be understood as innocent. एक मासूम बच्चा that lightly draws its breath. Think of the second line. Lightly draws its breath. Draws its breath. Drawing the breath, it means inhale, सांस लेना. तो एक छोटा सा बच्चा, मासूम बच्चा
जो अपना सांस लेता है या लेती है, कैसे? लाइटली मतलब व्हाट शुड इट मीन? इन एन इजी वे, इन एन कंफर्टेबल वे। अच्छा, अभी सवाल आता है कि आ, एक बच्चा कैसे अपना सांस लाइटली लेता है? देखो, तो ये बोला जा सकता है, दिस इज वेरी फिलोसॉफिक एंड एट ए डीपर लेवल ऑल्सो। ओके, एक बच्चा जब अपना सांस लेता है वो लाइटली कैसे लेता है? तो हम बोल सकते हैं कि एक बच्चे में कोई चिंता नहीं होता है, मौत का फिक्र नहीं होता है। ही इज फ्री फ्रॉम worries, he is free from anxieties. Okay, you can say like that। इसलिए बच्चा अपना सांस जो है कंफर्टेबली लेता है। लेकिन मैच्योर इंसान जैसे कि हम ऐसे मान सकते हैं कि मैं अपना सांस होके मतलब बहुत ही गहरे तरीके से लेता हूँ। आई ड्रॉज माई ब्रीथ वेरी डीपली, क्योंकि मुझे मौत का फिक्र है, मुझे चिंता है, मैं जकड़ा हुआ हूँ सांसारिक माया मोह से, इसलिए शायद मैं अपना सांस जोर जोर से लेता हूँ। So this is the difference between a mature man on one side and a small kid on other side. Okay, come to the third line. And feels its life in every limb. एक बच्चा अपना जान महसूस करता है अपने हर लिम्ब में। लिम्ब मतलब शरीर के हर अंग प्रत्यंग में वो अपना जान महसूस करता है। इसका मतलब a little child, is always active. Okay, he runs here and there. He is always curious to know about the things, to feel things, to touch things all around him. That's why the third line, it feels its life in every limb. उसके हर limb में जान होता है. Referring to, the smartness, the quick nimbling movement of a child. What should it know of that? ऐसा एक बच्चा को मौत का क्या खबर? कैसा बच्चा? एक बच्चा जो बिंदास हो, केयर फ्री हो, दुनिया की हर चिंता से बेखबर हो, उसको मौत का क्या खबर? वो मौत के बारे में क्या जाने? That's the thing. So in the very first stanza, the poet has definitely given us an innocent picture of a child. That's it. So now we may move over to the second stanza, right? Hope you have in front of you your text, right? So that it will be pretty easier for you to understand me line by line. And I am discussing each line carefully, and hope you pay attention, right? Come to the second stanza. सेकंड स्टांजा में बताते हैं पोएट कि ऐसे कोई एक छोटी सी बच्ची को पोएट मिले। देखो, आई मेट ए लिटिल कॉटेज गर्ल। कॉटेज मतलब कॉटेज में रहने वाली कोई छोटी सी लड़की को पोएट मिले। तो शुभ्रांशु, कैन यू प्लीज शेयर द इमेज ऑफ ए कॉटेज? हेलो, कॉटेज मींस आई थिंक कुड़िया सर। हाँ, बट Sure, हेलो sir. शुभ्रांशु। Sure, sir. Yes, sir. Okay, but it is an English cottage. Okay, इंग्लैंड में जो गांव में जो कटेज पाए जाते हैं वही कटेज का एक तस्वीर हम यहाँ पर दिखाएंगे। So students, please have a watch. Just a minute. Okay, sure, I'm waiting. No problem. You may Sir, take your time. is the screen visible, sir? No, not yet. Just a minute, sir. Okay. Yeah, is it visible now? Only the question answers are visible, Soumya. Question answers. Yes. Visible sir. Visible. Yes sir, I Hello? can see sir. Yes sir, visible sir. 1 minute. Yes, I'm coming back. Okay. So Soumya, did you show the cottage? Yes, sir. Hello, Soumya. Okay. So generally cottage, it's a different thing. हम पूरा इसको कुड़िया नहीं बोल सकते। Okay. हाँ, रिफाइंड कुड़िया है। और ये जो पोएट अभी ये बच्ची को मिल रहे हैं या मिले थे, इंग्लैंड के एक गांव में मिले थे। और वो गांव कहाँ का था? वेल्स एक इलाका है इंग्लैंड में, वेल्स, WALES।
तो वेल्स इज ए रीजन ऑफ इंग्लैंड, और ये जो लड़की को पोएट मिले थे वेल्स रीजन का एक गांव की लड़की है। ओके देखो, आई मेट ए लिटिल कटेज गर्ल, शी वॉज 8 years old, शी सेड, लुक एट द लाइन, शी वॉज 8 years old, शी सेड, उसने बताई कि उसका उम्र 8 साल था। इसका मतलब द पोएट मस्ट हैव आस्क्ड हर, the poet must have asked, what is your age, my dear child? And the girl must have answered, I am 8 years old. Okay. And about her appearance, look at the next two lines. Her hair was thick with many a curl. Look at. She had a thick hair, thick, dense, mota, ghana. Okay. With many a curl. I mean, she was curly haired. Curly, I hope you understand curly. Okay, so she had curly, dense hair that clustered round her head. Look at the last line, that clustered round her head. This curly hair had formed a ring around her head. मतलब around her head मतलब उसकी forehead के ऊपर ये curly hair मतलब ये curly hair एक किस्म का एक ring बनाए थे. That can be said. Soumya, can you please, Subhranshu, can you please share that picture? Hello? Subhranshu? Yes, sir, the picture. Yeah. That girl with the clustered hair around her head. Here it is, sir. Okay. So I hope the picture is visible to all of you students. Hello? 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 Participants, please reply. Hello? Yes, sir, it's visible. Okay, thank you very much. So, now from that picture, okay, you can have an idea how her hair was arranged around her forehead. Okay, so her appearance is in line with a rural country girl. उसकी वेशभूषा कहो, उसकी appearance कहो, एक rural girl का ही है. Okay, I hope you are sure about the second stanza. I hope you understood the second stanza. Then I jump over to the third stanza. Right, look at it. She had a rustic woodland air. Look at it. She had a rustic. Rustic is rural. Woodland air. Air. We must understand what air is. Air मतलब हवा नहीं. Air मतलब appearance, चेहरा. Okay, appearance. So she had a rustic मतलब उसकी चेहरा जो था, वेशभूषा जो था, प्योरली रूरल था, मतलब जैसे गांव की. वुडलैंड एयर. वुडलैंड मतलब हम जंगली नहीं बोलेंगे, वो किसी जंगल की नहीं थी. वुडलैंड ऑल्सो मीन्स प्योरली रूरल. राइट. तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि उसकी बातचीत करने की तौर तरीका, ओके, हर वे ऑफ एक्सप्रेशन, हर गेस्चर्स, ओके, सब कुछ मतलब रूरल था. जैसे कि हमारा कुछ अलग होता है, हमारा बोलने का अंदाज, हमारा चलने की अंदाज में एक किस्म का मॉडर्निटी है, एक किस्म की मतलब दे आर रिफाइंड. लेकिन उस लड़की की एक्सप्रेशन, उसकी appearance, her way of speaking, they were unrefined, they were not that much civilized, okay, and she was wildly clad. Look at, wildly clad. Clad मतलब clothes, CLOTHED, पहनी हुई. तो wildly पहनी हुई मतलब, I mean, her clothes were simple, her clothes were humble. Okay, मेरे और तुम्हारे जैसे उसकी कपड़े कोई मतलब मॉडर्नाइज्ड नहीं थे, ओके, सोफिस्टिकेटेड नहीं थे, बल्कि उसके कपड़े सीधा साधा सिंपल थे. राइट. कम टू हर अपीयरेंस. हर आईज वेर फेयर. देखो, फेयर मतलब व्हाइट, लेकिन ये व्हाइट के बदले में समझने के लिए हम ले सकते हैं ब्राइट. तो हर आईज वेर ब्राइट एंड वेरी फेयर, वेरी ब्राइट. मतलब सी है bright shining eyes. Well, her beauty made me glad.
तब उसकी सुंदरता से मैं खुश हो गया, पोएट बोल रहे हैं. She was a child, okay, and that child was very charming. There was a sweetness and cuteness in her appearance. So this sweetness and cuteness impressed the poet very much and made the poet exceedingly happy. So this stanza is purely about her clothing, her appearance, okay, her expression, right? So should I move over to the next stanza if you allow me, dear students? Okay, I am moving over to the next stanza, that is stanza 4. Okay. Sisters and brothers, little maid, how many may you be? देखो अभी बातचीत शुरू हुआ पोएट और उस लड़की के बीच में. ठीक है, पोएट पूछ रहे हैं लिटिल मेड, देखो मेरी छोटी सी लड़की, उस लड़की को पोएट मेड बोल के एड्रेस कर रहे हैं. तो देखो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि जिस ढंग से पोएट बातचीत किए हैं, पोएट कलोकियल इंग्लिश इस्तेमाल कर रहे हैं. कलोकियल COLLOQUIAL, कलोकियल मतलब वी कैन से देसी इंग्लिश. देसी इंग्लिश क्या है? जो मतलब देसी इंग्लिश मतलब जो हम बोल सकते हैं कि इंग्लैंड के रूरल एरियाज में और आम भाषा में जो इंग्लिश वो फॉलो करते हैं उसको हम कलोकियल बोल सकते हैं. तो देखो पोइट उसको एड्रेस कर रहे हैं लिटिल मेड, लड़की, मेरी छोटी सी लड़की. सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, हाउ मेनी मे यू बी? पोइट पूछ रहे हैं कि भाई और बहन तुम लोग कितने लोग हो सकते हो. इसका मतलब तुम्हारे कितने भाई बहन हैं. हाउ मेनी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स हैव यू? इंस्टेड ऑफ आस्किंग दिस द पोएट आस्क्ड सिस्टर्स एंड ब्रदर्स लिटिल मेड, हाउ मेनी मे यू बी? तुम कितने हो सकते हो? तो देखो पोएट रिफाइंड या सिविलाइज्ड इंग्लिश यूज नहीं किए हैं. द पोएट हैज रेदर यूज्ड, यू कैन से देसी इंग्लिश एंड कॉमन इंग्लिश. ओके, हाउ मेनी? तो वो लड़की कैसे रिप्लाई देती है, हाउ मेनी? 7 in all, she said. पोएट पूछे कि कितने भाई बहन हो तुम लोग? वो बोली कितने? हम सब 7 हैं. देखो हाउ सी रिप्लाई, हाउ मेनी, जैसे कि ऐसा लगता है कि कोई गुस्से में वो रिप्लाई दे रही है, लेकिन बिल्कुल नहीं. ये उसकी रिप्लाई देने की तरीका है. बिकॉज सी इज ए कंट्री गर्ल, ओके, सी इज ए रूरल गर्ल, सी इज नॉट रिफाइंड और कल्चर्ड इन आर in our way of expression. Her expression is not modernized, not civilized. इसलिए वो बोल रही है कि कितने? हम 7 हैं. ओके, एंड wandering looked at me. फिर उसने बोला कि हम कितने हो सकते हैं? हम 7 हैं. फिर ताजुब होके वो पोएट की तरफ देखा. wandering, I mean, she gave a surprising look at the poet. Now the question, why did she give a surprising look at the poet? One thing is clear, because the poet is taking interest in her. In her मतलब the poet is taking interest in her family as to how many brothers and sisters they were. मतलब poet दिलचस्पी ले रहे हैं उसके परिवार में, उसमें, इसलिए वो थोड़ा ताजुब होके poet की तरफ देखी. That is the meaning of wandering. Look at me. Come to the 5th stanza. I hope you are getting me clear, dear students. I am awaiting your reply. Hope you are clear. Hello. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. Thank you. We should move over to the 5th stanza. Right. And where are they? I pray you tell. Look at. वो जब बोली कि हम 7 हैं, कोई फिर पूछ रहे हैं कि I pray you tell. I pray you tell मतलब कृपा करके बताओ. I request you to tell. क्या कृपा करके बताएगी? And where are they? वो सब कहाँ हैं? तुम्हारे वो 7 भाई बहन कहाँ है? पोएट पूछे. She answered, 7 are we. देखो again she repeated, 7 are we. हम 7 हैं. And 2 of us at Conway dwell and 2 are gone to sea. वो बोल रही है हम में से 2. ड्वेल मतलब रहना, रेसाइड RESIDE, लिव, वो बोल रही है कि हम में से 2 कहाँ रहते हैं? कन्वे में रहते हैं. अच्छा,
Subhranshu, again, can you please show the image of Conway? Sure, sir. Conway. Subhranshu, hello. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Showing, sir. 1 minute, sir. So, okay, sure. Just a minute. Right. Yeah, here it is. Conway. Okay. Okay. Conway is a Conway. It's actually Conway is the name of a place, and in that picture, okay, it's a castle. Castle, matlab in Odia, in Hindi, Durg, fort. Okay, so Conway is a very old place in England, right? It is also a fort city. यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फोर्ट है, एक medieval castle है. Okay, right? तो देखना, देखो, ये लड़की बोले कि हम में से 2 कनवे में रहते हैं और 2 कहाँ गए हैं? समंदर में गए हैं. अच्छा, इससे हम क्या समझ सकते हैं? उसके जितने भाई बहन हैं 7 में से 2 कनवे में रहते हैं. शायद कनवे में पढ़ने के लिए गए हैं, हम ऐसा ले सकते हैं. बट इट इज नॉट क्लियर वो कनवे में रहते हैं या कनवे में पढ़ने के लिए गए हैं. नथिंग इज क्लियर, बट कनवे इज द नेम ऑफ ए प्लेस इन इंग्लैंड. ओके, फिर बोल रही है 2 समंदर में गए हैं. इसका मतलब 2 समंदर में क्यों गए हैं? मछली पकड़ने गए हैं या घूमने गए हैं? नॉट क्लियर, नॉट क्लियर. या वो किसी सी जर्नी में गए हैं? सी जर्नी, इसको हम इंग्लिश में वॉयज बोलते हैं, VOYAGE. ओके, तो बताए कि 2 कनवे में रहते हैं और 2 समंदर में गए हैं, समंदर में गए हैं, सिटी में गए हैं. ओके, बट नथिंग इज क्लियर. तो 7 में से अभी जो 4 दूर हैं, यहाँ नहीं है. ओके, राइट. कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा. So the poem is gradually getting intensifying. Next. 2 of us in the churchyard lie, my sister and my brother. फिर बताती है कि हम में से 2 कहाँ पर पड़े रहते हैं? चर्चयार्ड में. या lie मतलब पड़े रहना या लेटे रहना या सोए रहना. ओके, तो 2 of us are lying in the churchyard. Again, Subhranshu, can you please share the image of churchyard? Yes, sir. Sharing, sir. Okay. Hello, students. Please have a look at what exactly is a churchyard. Hello. Students, please reply. Hello. Hello. Is it audible? Is our voice audible? Hello, students. Yes, sir, it is audible. Very nice, thank you. So, you know churchyard. Churchyard is otherwise known as a graveyard. Okay, graveyard, जहाँ पर हम शरीर को दफनाते हैं, इसको चर्चयार्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक चर्चयार्ड जो है चर्च के बगल में ही होता है. ए चर्चयार्ड और ग्रेवयार्ड सेम थिंग, एंड इट इज एडजेसेंट टू ए चर्च. तो ये लड़की बोल रही है कि उसके बाकी 2 कहां पर मतलब लेटे हुए हैं? चर्चयार्ड. कौन? माई सिस्टर एंड माई ब्रदर. उसकी एक बहन और एक भाई. देखो, फिर वो बता रही है, एंड इन द चर्चयार्ड कटेज आई ड्वेल नियर देम विथ माई मदर. फिर बोल रहे हैं कि वेल एडजेसेंट टू दैट चर्चयार्ड, ओके, she lives with her mom in a cottage. मतलब वो चर्चयार्ड के बगल में उनका कटेज है जिसमें वो रहती है अपने मम्मी के साथ. तो देखो, उसके 7 भाई बहन हैं, उनमें से 2 कनवे में रहते हैं, 2 समंदर में गए हैं, 2 चर्चयार्ड में लेटे हुए हैं. ओके, कितना इंटरेस्टिंगली वो बता रही है. प्योर, innocent narration you can say. Come to the next stanza. अभी पोइट पूछेंगे. You say that 2 at Conway dwell and 2 are gone to sea, yet E, look at E, Y-E-E. It is, Old English in
modern English, it is you. Okay, right. So you, modern English, E, old English, right. And E are 7. I pray you tell sweet maid how this may be. देखो, पोएट ताजुब हो गए. पोएट बोल रहे हैं कि यू से दैट टू एट कन्वे ड्वेल. तुम्हारा कहना है कि दो कन्वे में रहते हैं. एंड टू आर गॉन टू सी. और भी कहना है कि तो समंदर में गए हैं. फिर भी तुम्हारा कहना है कि तुम साथ हो. आई प्रे यू टेल, आई रिक्वेस्ट यू टू टेल मी, माई डियर स्वीट मेड, माई डियर लविंग गर्ल. कैसे हो सकता है? फिर साथ कैसे हुए? ओके, अगर दो कन्वे में रहते हैं, दो समंदर में गए हैं, फिर भी तुम्हारा कहना है कि तुम साथ हो. गुजारिश है मेरा कि बताओ ये कैसे संभव है. द पोएट इज कंफ्यूज्ड. द पोएट इज कंफ्यूज्ड. द पोएट wants clarification from the girl as to how many brothers and sisters exactly she has. The poet gets confused. कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा. नहीं, कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा. फिर अगले स्टांजा में देखते हैं, मतलब अगले स्टांजा में देखते हैं फिर वो बच्ची क्या बोलती है. राइट. वेल, कम टू स्टांजा 8. वेल, देन डिड द लिटिल मेड रिप्लाई. तो पोएट जब पूछे कि ये कैसे संभव है, तुम साथ भाई बहन हो, तो उसके बाद दैट लिटिल मेड replied, okay, 7 boys and girls are with. देखो, फिर she is again repeating, she is emphasizing that they are 7. Again she says, हम 7 भाई बहन हैं. Okay, 2 of us in the churchyard line. बता रहे हैं, हम में से 2 चर्चयार्ड में लेटे हुए हैं या चर्चयार्ड में सो रहे हैं. कहां पर? बीनीथ द चर्चयार्ड ट्री, अंडर ए ट्री व्हिच इज देयर इन द चर्चयार्ड. वो बता रही है कि हम में से 2, ओके, 7 में से 2 कहां पर है? चर्चयार्ड में लेटे हुए हैं. फिर कहां पर? पेड़ के नीचे. एंड दिस ट्री इज देयर इन द चर्चयार्ड. सो अभी फ्रॉम दिस, ओके, वेल, द पोएट will be sure. The poet will be sure that 2 of her siblings, I mean brothers and sisters, are no more in the world. Okay, उन दोनों को दफनाया गया है चर्चयार्ड में. ये लड़की बार बार यूज कर रही है इन द चर्चयार्ड लाइन, बार बार बोल रही है. मतलब चर्चयार्ड में लेटे हुए हैं, सो रहे हैं. वो नहीं बोल रही है कि वो मर चुके हैं, उनको समाधि दिया गया है. कहीं पर नहीं बोल रही. She is constantly making use of lying. Okay, right. ऐसा वो क्यों बोल रही है हमको तो समझ में आ चुका है. वो जो 2 उसकी भाई और बहन गुजर चुके हैं, हमारे लिए गुजर चुके हैं, लेकिन उसके लिए अभी भी जिंदा है. That is important. That's why nowhere she is using the word. I mean, they are no more. Okay, they are dead. And they have been, buried in the graveyard. Nowhere does she use any of such words, right? She constantly makes use of lying in the churchyard. Okay, constantly she is making use of such expression, right? तो अभी पोएट को समझ में आ गया कि 2 उसके साथ में से एक भाई और एक बहन नहीं रहे. तो नेक्स्ट स्टांजा में देखो, you run about, my little maid. Your limbs, they are alive. If 2 are in the churchyard laid, then you are only 5. You. देखो, अभी मैं या तुम भी पोएट की जगह पर होते तो शायद ये बोलते जो पोएट बोल रहे हैं. तो पोएट क्या बोल रहे हैं? You run about, my little maid. देखो, my little girl. You run here and there. तुम तो इधर उधर भागती रहती हो, कूदती रहती हो. Your limbs, they are alive. तुम्हारे लिम्स में जान है. तुम्हारे लिम्स हर वक्त भागते हैं, कूदते हैं, चीजों को छूते हैं. वेल, इसका मतलब पोएट क्या बोलना चाहते हैं? शायद समझ में आ गया तुम लोगों को. मतलब
जो तुम्हारे एक भाई और बहन जो चर्चयार्ड में सो रहे हैं वो इधर उधर भाग नहीं सकते तुम्हारे जैसे। वेल उनका लिम्स में तुम्हारे जैसे जान नहीं है तो वो मर चुके हैं, दे आर डेड। ओके, यही एहसास पोएट उस बच्ची में डालना चाहती। द पोएट वांट्स टू मेक हर अवेयर of the fact that, I mean, her two siblings are two, I mean, one is sister, one is a brother, they are no more in the world. Poet यही सच्चाई उसकी दिमाग में डालना चाहते हैं। देखो फिर पोएट बोल रहे हैं, if two are in the churchyard laid, if two are in the churchyard laid, then you are only five. देखो, if two are in the churchyard laid मतलब यहाँ पर बरीड हो जाएगा, वी थर्ड फॉर्म में है। तो उन दोनों को अगर तुम में से दो को दफनाया जा चुका है, ओके, तो तुम लोग पांच हुए। कैसे हुए? नॉर्मल थिंग। द पोएट वांट्स टू से ओके, इफ टू ऑफ यू आर ऑलरेडी buried, okay, if two of you have been buried already in the graveyard, then how could you be seven? You rather make five. दिस इज मतलब पोएट उसके अंदर वही मौत का एहसास जबरदस्ती घुसाना चाहते हैं। ओके, द पोएट वांट्स टू मेक हर कॉन्शियस अवेयर ऑफ हर डेड ब्रदर एंड सिस्टर। ओके, कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा प्लीज। ओके, तो जवाब में वो क्या बोलती है देखो, देयर ग्रेव्स आर ग्रीन, दे मे बी सिन, द लिटिल मेड रिप्लाइड, 12 steps or more from my mother's door and they are side by side. तो जब पोएट बोले कि तुम तो खेल कूद सकते हो, भाग सकती हो, लेकिन वो तो कुछ नहीं कर सकते हैं ना, वो रेदर मर चुके हैं, तो उसके जवाब में वो बोल रही है कि देयर ग्रेप्स आर ग्रीन। मतलब यहाँ पर व्हाई डज शी से कि आई मीन देयर ग्रेप्स आर ग्रीन, वी हैव टू नो। देखो, their grapes are green, they may be seen. मतलब उनके समाधि ग्रीन है। ओके, ग्रीन मतलब क्या? ग्रीन मतलब घास से ढका हुआ है, इसलिए ग्रीन है। दे मे बी सीन, उनको देखा जा सकता है, उनको देखा जा सकता है। व्हाट डज इट मीन? दे आर, उनके ग्रेप्स ग्रीन है, उनको क्लियरली देखा जा सकता है, इसका मतलब, उसका मतलब क्या है? हाँ देखो, मतलब anyone can easily see or spot their grapes. कोई भी उनकी समाधि को आसानी से देख सकता है क्योंकि उन दोनों को समाधि घास से ढके हुए हैं, पूरा ग्रीन दिख रहे हैं। कम टू ग्रीन, यू नो, ग्रीन को हमेशा हम रिलेट करते हैं किस चीज के साथ? नेचर के साथ, फ्रेशनेस के साथ, ओके, लाइवलीनेस के साथ। मतलब शी वांट्स टू से दैट देयर ग्रेप्स आर फ्रेश, राइट? सेकंड थिंग, lively, जिंदा। थर्ड थिंग, they can be easily spotted because of the greenness of the grapes. मतलब वो ये जैसे कि घास मतलब हमेशा फ्रेश दिखते हैं, लाइवली दिखते हैं, तो ये मतलब वो छोड़ना चाहती है कि मौत में भी वो लाइवली है, अभी भी जिंदा है। आई थिंक दिस मैसेज शी वांट्स टू लीव टू द पोएट। ये मैसेज वो पोएट को देना चाहती है। दैट्स व्हाई शी सेज देयर ग्रेप्स आर ग्रीन। ओके, दे मे बी सीन, उनको देखा जा सकता है। कहां से? घास से ढके हुए ग्रेप्स से उनको देखा जा सकता है। मतलब वो बोलना चाहती है कि वो मरे नहीं है, वो लेटे हुए हैं, और वो कहां पर लेटे हैं वो घास से ही देखा जा सकता है। ओके, 12 steps or more from my mother's door and they are side by side. मतलब उनके ग्रेव्स कहां पर हैं? Their graves are located only 12 steps from their cottage. देखो, 12 steps or more from my mother's door. मदर्स डोर मतलब ठीक है, मदर्स का बेडरूम की डोर भी हो सकता है। मेरे मम्मी की बेडरूम की डोर से सिर्फ उनके ग्रेव्स 12 स्टेप फासले में हैं। ओके, एंड दे आर साइड बाय साइड। दे आर साइड बाय साइड मतलब दिस टू ग्रेव्स आर
side by side to their cottage. Okay, right? इससे ये मतलब वो निकालना चाहते हैं कि वो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हैं, सोए हुए भी, तब भी हमारे साथ सोए हुए हैं, हमारे कटेज की बगल में भी तो सोए हुए हैं ना. दिस मैसेज शी वांट्स टू लीव. मतलब देखो, एक चीज वो बार बार दोहराना चाहते हैं कि वो नहीं बोलना चाहते हैं कि दे आर डेड. इधर वो बोलना चाहते हैं कि हो सकता है कि मौत में भी, well, they are bonded to us, they are so close to us. This message she wants to convey. Well, again, she goes on further. My stockings there I often knit. देखो, पोएट को बोल रही है वो. My stockings there I often knit, you know, weave, बुनना. वो बोले कि मैं अक्सर अपना शख्स वहां पर बुनती हूँ. सौम्या, हेलो. Sir, सौम्या, Subhranshu sir. please show the. Oh, sorry, Subhranshu, sorry. Yes, please, yes. Please show the image of stockings. Stockings. Okay, sir, showing now. Stockings and next kerchief. Yes, sir. The screen is shared, sir. Okay, that is stockings, dear students, and another image of kerchief, a head wear for girls and women. Yes, sir. They can see, sir. Okay, that's nice. Is it visible to all of So- you? Please unmute yourself and say. Yes, sir. Yes, sir. Visible, sir. Visible. Okay, so stockings. We showed you two pictures, one of stockings and the other is of kerchief. Kerchief here does not mean handkerchief. Look at the second line. My stockings, they are I often knit. लड़की बोल रही है कि अक्सर मैं वो ग्रेव के पास बैठ के क्या बुनती हूँ, खुद का स्टॉकिंग्स. ओके, फिर बोलती है कि माई कर्चिप. तो द वर्ड कर्चिप, ओके, इट इज नॉट हैंड कर्चिप, इट इज अ टाइप ऑफ स्कार्फ. ओके, नॉर्मली यूज्ड बाय गर्ल्स एंड वीमेन. दैट वाज shown to you in the picture, right? So my kerchief, they are I scarf बोल सकते हो. कि बोल रहे कि मैं अक्सर एक तो स्टॉकिंग्स वहां पर बुनती हूँ और दूसरा कर्चिप को हेम करते हैं. हेम यू नो, साड़ी हो या किसी कपड़ा हो, उसकी बॉर्डर को व्हाट वी डू, वी फोल्ड द बॉर्डर बैक एंड स्टिच इट. जैसे कि हम साड़ी में हेम लगाते हैं. ओके, तो ये लड़की बोल रही है कि मैं वहां पर स्टॉकिंग्स, अपना सॉक्स बुनती हूँ. ओके, फिर कर्ची वहां पर हेम करती हूँ. फिर अगेन, दे आर अपन द ग्राउंड आई सिट. वहां ग्रेव्स के पास मैं ग्राउंड में बैठती हूँ. ओके, एंड सिंग ए सॉन्ग टू देम. उनको गाना भी सुनाती हूँ. अच्छा शुभ्रांशु, कैन यू शो द इमेज, a picture basically where a girl is sitting near the grapes. Subhranshu. Hello. Yes, sir. They can see Hello, that. Subhranshu. Sir, they can see the picture. I have Okay. shared that. Yes. Okay, very nice. तो देखो, ये लड़की बोले कि अक्सर मैं उन दोनों के पास, मतलब ग्रेप्स के पास बैठती रहती हूँ. ओके, मतलब she wants to say कि I spend a lot of time near the grapes. Okay, she stitches, I mean she knits her stocking. One thing, she hems her kerchief. फिर वहां पर वो बैठती रहती है. ओके, फिर उनको गाना भी सुनाती है. तो she repeatedly emphasizes that her daily life, okay, is inseparable from those two of them lying in their respective graves, right? वो अपनी हर दिन का लगभग ज्यादातर हिस्सा वहीं बिताती है. ठीक है, come to stanza 12. And often after sunset, sir, when it is light and fair, I take my little porringer and eat my supper there. She continues, okay, वो बता रही है कि often after sunset. She says when
The sun had set. सूरज डूबने के बाद, my dear sir, okay. When it is light and fair. What is when it is light and fair? What is light? What should be light and fair? When it is light and fair. Look at two opposite words. Huh? Light and fair. सूरज डूबने के बाद थोड़ा बहुत रोशनी कुछ देर तक सराउंडिंग में फैलता रहता है। सूरज डूबने के बाद उसको हम क्या बोलते हैं? डस्क बोलते हैं। तो डस्क इज ए टाइम व्हेन देयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट एंड डार्कनेस ऑल अराउंड, राइट? तो व्हेन इट इज लाइट, लाइट एंड फेयर मतलब एक चीज को रेफर करता है। लाइट एंड फेयर मतलब ब्राइट, ब्यूटीफुल, ओके। तो सूरज डूबने के बाद चारों तरफ जो हल्का फुल्का अंधेरे और उजाले के लगभग मतलब मिला जुला असर रहता है। वेल, आई टेक माई लिटिल पोरिंजर एंड ईट माई सफर देयर। वो बोल रहे कि मैं वहां अपना सफर भी लेती हूँ। कहाँ? वो ग्रेव के पास ग्राउंड में बैठ के। अच्छा, देयर इज ए वर्ड हियर, आई टेक माई लिटिल पोरिंजर। Subhranshu, please share the image of Porringer. Yes, sir. They can see that. Porringer. Okay, they can see that. Yeah. अच्छा, my dear students, Porringer is a bowl, a shallow bowl. I mean, इसको हम इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली खीर बीर खाने के लिए। और नॉर्मली ये Porringer अगर ये वर्ड बनता है मतलब ये Porringer खास यूज होता है पोरिज खाने के लिए। PORRIZE, पोरिज। पोरिज मतलब एक खीर टाइप का चीज होता है। हम जो दलिया बोलते हैं, दलिया को हम मिल्क में हो या पानी में हो उबाल के खाते हैं। वेल, उसको पोरिज भी बोलते हैं, PORRIZE। तो पोरिज नॉर्मली हम कहां से खाते हैं? ये पोरिंजर में खाते हैं। पोरिंजर क्या होता है? इट्स ए टाइप ऑफ बॉल, ओके। सैलो बॉल, सैलो मतलब ज्यादा गहरा नहीं होता है, हल्का फुल्का गहरा होता है। तो ये लड़की बोल रही है कि जब शाम होता है, वेल, मैं अपना ये छोटा सा परिंजर से मतलब अपना सफर भी वहां पर लेती हूँ। कहां पर? वो ग्रेप्स के पास बैठ के। देखो, तो खाती भी वहां से, ओके, फिर बहुत सारा काम भी वहां से कर लेती है। एक ही मैसेज है कि आई मीन शी इज रिलेटेड to them, okay, in all of our day-to-day activities, right? And come to the next stanza, stanza 13. And often after sunset, sir, oh sorry, I should move on to stanza 14. The first that dies was Sister Zen. In bed she mourning lay, till God released her of her pain. And then she went away. Look at this. वो बता रही है उन दोनों में से एक बहन और एक भाई, उनमें से उसकी बहन जिसका नाम थी ज़ेन, उसके बारे में बता रही है। पहले ज़ेन की मौत हुई। तो कैसे बता रही हो? देखो, वेल, नाउ शी डिस्क्लोजेस टू द पोएट। वो पोएट को बोल रही है, The first that dies was Sister Zen. मतलब her sister Zen was the first to die. Okay, I mean पहले उसको समाधि दिया गया था वो ग्रेवयार्ड में। In bed she mourning lay. देखो, in bed she mourning, you know, कष्ट या पीड़ा के मारे तड़पना, या I mean कष्ट या पीड़ा के मारे तड़पना, that is mourning. Painful cry, out of pain, okay. तो in bed she mourning lay, इसका मतलब ये हुआ कि वो पीड़ा के मारे खटिया में तड़प रही थी। इससे और एक आइडिया भी मिलता है कि Jane was ill. Jane was bedridden before she died. She was bedridden for some time before finally she died. तो इससे मिलता है कि वो कुछ मतलब हो सकता है कि कुछ दिनों से कुछ महीनों से वो बीमार पड़ी थी
मरने से पहले वो कष्ट पा रही थी, पीड़ा के मारे तड़पती थी। ओके, टिल गॉड रिलीज्ड हर ऑफ हर पेन। लुक एट, यहाँ पर भी वो नहीं बोल रही है कि वो मर गई, वो बोल रही है कि वो पीड़ा के मारे तड़पती रही। कब तक? जब तक भगवान उसको उसकी पीड़ा से छुटकारा नहीं दिलाते। इसका मतलब ये हुआ कि वो बोलना चाहती है वो पीड़ा के मारे तड़पती रही बहुत दिनों तक, फिर भगवान ने क्या किया? भगवान ने उसको उसकी पीड़ा से छुटकारा दिलाए। देखो, गॉड रिलीज्ड हर ऑफ आवर पेन। वो नहीं बोले कि शी डाइड, शी रेदर सेज गॉड रिलीज्ड हर ऑफ आवर पेन एंड देन शी वेंट अवे। उसके बाद वो चली गई। देन शी डाइड भी नहीं, वेंट अवे के बदले वो यूज कर सकती थी डाइड, बट शी नेवर प्रीफर्स, नेवर यूजेस द वर्ड डाई एनीवेयर एट एनी पॉइंट। शी यूजेस वेंट अवे। उसके बाद वो चली गई। भगवान जब उसको उसकी पीड़ा से राहत दिए, उसके बाद वो चली गई। This is the story of Jane, how Jane died. Okay, God relieved her of her pain, right? Then, so in the churchyard she was laid. देखो, so in the churchyard she was laid. So इस तरह ये चर्चयार्ड में उसको दफनाया गया, laid, सुलाया गया भी हूं मैं, बार बार दफनाया गया यूज कर रहा हूं, लेकिन उसके लिए मतलब है उसको सुलवाया गया। Okay, and when the grass was dry, together round her grave we played, my brother John and I. Look at these 3 lines will be important. So in the churchyard she was laid, and when the grass was dry, together round her grave we played, my brother John and I. देखो, चर्चयार्ड में उसको हमेशा के लिए सुला दिया गया। And when the grass was dry, जब घास सूखे हुए थे, दिस ग्रास वॉज ड्राई इज सजेस्टिव ऑफ समर सीजन। पोएट नहीं बोल रहे हैं कि मतलब व्हेन समर वॉज देयर। ओके, पोएट नहीं, लड़की नहीं बोल रही है कि व्हेन समर वॉज देयर, बल्कि लड़की बोल रही है व्हेन द ग्रास वॉज ड्राई, जब घास सूखे हुए थे। ऑब्वियसली ये इंडिकेट कर रहा है समर सीजन को। तो लड़की बोल रही है जब समर सीजन चल रहा था, इसका मतलब ये हुआ कि जेन मरी कब? जेन डाइड इन वन समर सीजन। ओके, दैट्स व्हाई द लिटिल गर्ल सेज, जब घास सूखे हुए थे, टुगेदर राउंड हर ग्रेव वी प्लेड, माय ब्रदर जॉन एंड आई। तो जब घास सूखे हुए थे, मैं और मेरे भाई जॉन उसकी ग्रेव की चारों तरफ भागते थे, कूदते थे, खेलते थे। Look at this, how innocent, how sweet such expression is and such revelation is. Okay, वो बोल रहे कि जब घास सूखे हुए थे, मतलब जब समर सीजन चल रहा था, मैं और मेरे भाई मिल के ग्रेव की चारों तरफ दौड़ते थे, भागते थे। तो this grass was dry. This line is indicative of summer season, expressive of summer season, etc. Come to the next stanza now. Okay. And when the ground was white with snow, and I could run and slide, my brother John was forced to go, and he lies by her side. तो एक तो सिस्टर जो चली गई, her name was Jane. तो जेन के बाद अनफॉर्चुनेटली इट वॉज द टर्न ऑफ जॉन। ओके, जिस जॉन के साथ ये लड़की भागती थी, खिलती थी। ओके, एंड व्हेन द ग्राउंड वाज व्हाइट विथ स्नो, व्हाट डज इट मीन? व्हेन द ग्राउंड वाज व्हाइट विथ स्नो। देखो अगेन, बर्फ का गिरना विंटर में ही होता है, दैट इज ट्रू। तो व्हेन द ग्राउंड वाज व्हाइट विथ स्नो, मतलब जब ग्राउंड सफेद था बर्फ के मारे। ओके, मतलब when it was winter season, and as we all know, snow falls in winter, and in winter, okay, you know, an English countryside must be overfilled with snow all around. तो ये बोल रही है कि जब ग्राउंड सफेद था बर्फ के मारे, and I could run and slide.
आई कुड रन एंड स्लाइड, मैं जब इधर उधर भाग सकती थी। स्लाइड, स्लाइड मतलब फिसलना। कहां पर फिसलना? हम बर्फ में, छोटे छोटे बच्चे, दे अम्यूज देमसेल्व्स, दे एंटरटेन देमसेल्व्स, दे फ्रॉलिक देमसेल्व्स, कैसे कूदते हैं, भागते हैं, फिसलते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि जब विंटर चल रहा था, चारों तरफ सफेद था, ओके, और मैं क्या कर सकती थी? मैं भाग सकती थी, फिसल सकती थी। तब क्या हुआ? माई ब्रदर जॉन वाज फोर्स्ड टू गो। देखो, मेरे भाई जन को मजबूरन मजबूरन जबरदस्ती उसको धकेला गया जाने के लिए, जबरदस्ती उसको भेजा गया। किसने भेजा? भगवान। तो जब जेन गुजरी थी, भगवान ने उसको उसकी कष्ट से उद्धार किए थे। लेकिन यहां पर क्या बोला गया है? माई ब्रदर जॉन वॉज फोर्स्ड टू गो। मेरे भाई जॉन को जबरदस्ती जाने के लिए मजबूर किया गया। इसका मतलब जैसे कि वो दुनिया से नहीं जाना चाहता था, है? इसका मतलब बहुत ही कम उम्र में, आई मीन ही हैड एन अनटाइमली डेथ, दैट इज द प्रॉब्लम। आई मीन जॉन बहुत ही कम उम्र में गुजर गया, जब वो बच्चा था गुजर गया। इसलिए शायद वो छोटी बच्ची बोल रही है कि उसको जबरदस्ती किया गया मरने के लिए। ओके, दिस इज यू नो द एक्सप्रेशन ऑफ ए लिटिल गर्ल, राइट? देखो, एंड ही लाइज बाय हर साइड, वो बगल में सोया हुआ है। किसके बगल में? जेन की ग्रेव की बगल में। तो जेन और जॉन का ग्रेव्स, they are side by side. So this girl so far has given, you know, a very heart-touching narration of the way her brother and sister died. I mean, at what time they died, right? Amazing narration, pure, charming and innocent narration rather. Well, अभी सारे चीज सुनने की बाद पोइट फिर दोबारा पूछेंगे तो फिर आप लोग कितने हुए? देखो, same thing the poet asks. How many are you? Then said I. How many are you? Then said I. तब, then मतलब तब तुम कितने हुए? मैंने पूछा। If they two are in heaven, if they two are in heaven, अगर वो दोनों स्वर्ग में हैं, ओके, तो तुम कितने हुए? अभी वो लड़की जवाब देगी, देखो। Quick was the little maid's reply. वो देर नहीं की जवाब देने में। She gave the reply rather quickly. And what reply did she give? Oh master, we are 7. देखो, master, sir, master क्यों बोल रही है? This is what I had said. You know, this is purely what you say, desi English, colloquial English. Oh master, we are 7. अरे मेरे आका, हम 7 हैं। कहाँ के 5? उसके दिमाग में 5 है ही नहीं, हम 7 हैं। The poet will be confused, is not that? मतलब पोइट अभी शायद थोड़ा बहुत गुस्से में भी आ रहे होंगे कि ये लड़की नहीं मानने वाली। ये लड़की कभी भी नहीं मानेंगी कि वो लोग कितने हैं। वो लोग मतलब 5 हैं, वो कभी नहीं मानने वाली। ऐसा पोइट जरूर सोच रहे होंगे। ओके, वेल, एंड come to the last stanza, right? But when she said, जब वो लड़की बोली कि हम 7 हैं, look at the poet's reaction. But they are dead. Those two are dead. Their spirits are in heaven. Look at the line. Their spirits are in heaven. Poet बोल रहे हैं, लेकिन वो तो मर चुके हैं। वो दोनों मर चुके हैं। उनका स्पिरिट्स आसमान में है। आसमान में नहीं, स्वर्ग में है। मतलब द पोइट वांट्स टू से दैट कोई भी जो मर चुका हो, ओके, उसका कुछ भी नाता रिश्ता नहीं रहता है पृथ्वी में, ओके, बल्कि उनका स्पिरिट हेवन में रहता है। पोइट ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि उनका स्पिरिट हेवन में रहता है? वन थिंग द पोइट वांट्स टू क्लैरिफाई कि व्हेन वन डाइज, ओके, नथिंग ऑफ हिम रिमेन्स इन अर्थ, ओके। और ऐसा हम विश्वास करते हैं कि वन हु डाइज, ओके, रेदर आई मीन हिज और हर स्पिरिट ड्वेल्स इन हेवन। तो पोइट यही बात बोलना चाहते हैं कि नहीं, उनके स्पिरिट तो हेवन में है।
उनका कुछ भी तो नहीं रहा दुनिया में, और जो भी स्पिरिट्स वो तो हेवन में होगा, तो वो मर चुके हैं। देखो, इट वॉज थ्रोइंग वर्ड्स अवे। पोएट जो बोले कि वो तो मर चुके हैं, वो दोनों मर चुके हैं, उनका स्पिरिट हेवन में है। पोएट को लगा कि ऐसा बोलना लगभग कैसा था उनके लिए। इट वॉज थ्रोइंग वर्ड्स अवे। थ्रोइंग वर्ड्स अवे मतलब इट वॉज रेदर वेस्टिंग हिज वर्ड्स। अपनी वर्ड्स को फिजूल में यूज करना जैसा था, बेकार में ऐसा बोलना था, क्योंकि वो लड़की जरूर बोलेगी वी आर सेवन। तो पोएट चाहे जितना भी उनको उस लड़की को समझाने की कोशिश करे, जितना भी बुझाने की कोशिश करे, आई मीन as much as he tries to convince her of the reality of death, मौत की सच्चाई के बारे में जितना भी उसके ऊपर जबरदस्ती थोपने की कोशिश करें, सब बेकार जाएगा। इसलिए पोएट बोल रहे हैं कि it was throwing words away। मतलब उनका ऐसा बोलना, कैसा बोलना कि उन दोनों मर चुके हैं, उनका ये पृथ्वी के साथ कोई नाता रिश्ता नहीं रहा, ऐसा बोलना। पोएट बोल रहे हैं कि जरूर मेरे ऐसा बोलना जैसे कि मानो मेरे वर्ड्स को फिजूल में फेंकना जैसा है, क्योंकि द लिटिल मेड वुड हैव हर विल, क्योंकि वो लड़की जरूर अपनी मर्जी को ही चलने देगी और बोलेगी, क्या बोलेगी? नहीं, वी आर सेवन, नहीं हम साथ हैं। तो लास्ट स्टांजा में पोएट ये मतलब रखते हैं कि चाहे मैं जितने भी समझाने की बुझाने की कोशिश किया, द गर्ल वॉज स्टॉबन, जिद्दी। ओके, द गर्ल वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड टू yield to what the poet was trying to emphasize। पोएट कभी, ये लड़की कभी भी ये चीज अपने दिमाग में नहीं घुसाएगी कि वो मतलब 5 हैं, राइट? हमेशा वो ये विश्वास करेगी कि दे आर 7, राइट? तो दिस इज योर एंटायर पोएम। इट्स ए सिंपल हम्बल पोएम, एंड एज आई had told you all कि इस पोएम में एक तरफ एक छोटी सी लड़की है, दूसरी तरफ पोएट जो एक मैच्योर इंसान है, मेरे जैसे हो सकते हैं या मुझसे भी बड़े हो सकते हैं। पोएट को मौत की खौफ है, अपनी खुदकों की, अपनी जो कीट एंड कीन होते हैं, अपने क्लोज वंस होते हैं, उनकी मौत हमको सताता है। इट टर्चर्स अस, इट पेन्स अस। ओके, हमेशा हम बोल नहीं पाते हैं, लेकिन ये छोटी सी लड़की को देखो, उनके भाई और बहन दो मौत में सोए हुए हैं, फिर भी उसका सोचना यही है कि मौत में भी रिलेशनशिप जिंदा रहता है। नहीं, कोई रिलेशनशिप मौत में खत्म नहीं होता है, किसी के मर जाने से कोई रिलेशनशिप खत्म नहीं होता है। हाँ, इवन ह्यूमन रिलेशंस continue even after death. I hope this is the theme of the poem, and this is the simple belief, and the simple belief, fundamental belief of that little girl। वो भी विश्वास करती है कि मौत में कोई रिश्ता खत्म नहीं हो जाता है, बल्कि मौत में रिश्ता और भी गहरा होता है, और भी दिन ब दिन मैच्योर होता रहता है, ऐसा ये लड़की का मानना है। And this is your whole poem। Hello students, are you there? Hello. Yes, sir. So hope you understood this poem। Yes, sir. How much you understood thoroughly, or any problem, any doubt, or did we discuss rather faster? What do you think? हम क्या हड़बड़ी दिखाए क्या, या ठीक से पढ़ पाए हैं? Have we discussed thoroughly? Have you understood clearly? Really, sir, your explanation is very nice, sir. Very lucid, very understandable, sir. Really, very nice, sir. So thank you so much. I am grateful to you. But what is your name, please? Please introduce yourself. My name is Sunil Kumar Mahanan, sir. Okay, And- very nice. Yes, sir. Yes, sir. My name is Sunil Kumar Mahanan, and my educational qualification MA and PD, sir. And Okay. currently I am preparing for other competitive examinations, sir.
So Thank I you have very been much. listening very attentively, sir. Actually, whatever you have been making us understand is very nice, very understandable, sir. Also, Very proud, nicely explained, sir. I'm grateful to you. Okay. Thank you so much. Thank you so much for your presence also. Right. So, uh, so my dear students, our next thing is, because it's a philosophical point, and no doubt, you know, listening to the discussion is easier. But one thing is always a bit challenging, writing down, answers to questions from this point, from any other point. So I have decided to take some questions, right? And I have the answers ready-made for you too, so that we can have a discussion on them. So I have around 5-6 questions for our discussion, and I will give you some idea as to how to present the answers to such questions. So Bhranshu, Sir. can you please present those questions and answers? Yes, sir. Sure. Acha, how can I see them? Sir, you can see them. Is it not visible to you, sir? Okay. Visible. Yes, sir. Right. Visible. Thank you. So look at a question. Okay, I have taken some internal questions. We begin question 1. Explain the meaning of the third line of the first stanza, and the third line of the first stanza is, and fills its life in every limb. So such questions are normally, expectable in our board exams, in the forthcoming board exam for our class 10. So if such question comes, well, it's actually 1 mark bit, okay. And I know in our 10th board, okay, such question often comes. Questions getting 1 mark, as well as questions getting, I hope, 5 marks to come. But the answers that the questions that I have chosen basically are worth 1 mark, right? So the first question, okay, and fills its life in every limb, right? What should be the answer? Well, you can look at, I have tried to make the answer pretty simple, okay? The line means that a child is always overfilled with agility and curiosity. One word is difficult, agility. Agility मतलब हमेशा इधर उधर भागने की काबिलियत, दैट इज द एबिलिटी टू मूव हियर एंड देयर इज एजिलिटी. तो एक बच्चा हमेशा भरा रहता है क्विकनेस से, क्यूरियोसिटी से, हर चीज जानने की, छूने की, फील करने की उसमें तमन्ना होता है, इधर उधर वो भागता रहता है. दिस इज योर आंसर. सो प्रीटी सिंपल. His, her limbs, are always agile, quick, trying to move, do, touch, and feel everything around. This is your answer. So I hope the answer should be simple, in plain English. There should be no grammatical flaw at all, right? While answering to such questions, another I have selected. Another question number 2. What does the second line of the first stanza that lightly draws its breath? It's very important. एक बच्चा अपना सांस बहुत ही धीरे धीरे लेता है. इसका मतलब क्या है? देखो, a child is free of worldly worries and anxiety. एक बच्चा मुक्त होता है चिंता से, फिक्र से, and totally forgetful of death. बिल्कुल नहीं, उसको मौत का कोई फिक्र ही नहीं होता है. Hence, इसलिए the drawing of breath is rather weak or feeble. इसलिए सांस लेना मतलब कैसा होता है उसके लिए? थोड़ा वीक होता है, फीबल होता है. फीबल मतलब भी वीक. लेकिन हम जो हैं, मतलब बड़े आदमी, हम हमेशा चिंता में डूबे हुए रहते हैं, मौत का डर होता है, कोई हमारे अपना अगर मर जाते हैं तो गम हमेशा सताता है. इसलिए हमारे सांस थोड़ा मतलब जल्दी जल्दी चलते हैं और गहरा चलता है. लेकिन बच्चे में ऐसा नहीं होता है, उनको मौत का एहसास, मौत का डर नहीं होता है, इसलिए उनका सांस धीरे धीरे आराम से चलता है. दैट इज द थिंग.
Now come to question number 3. What does the line "their grapes are green" imply? Again, very important one. Okay, उन बच्चों जो 2 मर चुके हैं उनके ग्रेप्स ग्रीन है, इसका क्या मतलब है? देखो, the line implies that the grapes are fresh, lively and conspicuous. देखो, मतलब ग्रेप्स घास से ढका हुआ है, इसका मतलब ग्रेप्स फ्रेश हैं, उनमें जान भरा हुआ है. ओके, कंस्पिक्यूअस मतलब किसी चीज जिसको आसानी से डिस्टिंग्विश किया जा सकता हो, देखा जा सकता हो, उसको हम कंस्पिक्यूअस बोलते हैं. इसका मतलब अगर ग्रेप्स ऐसा है, ग्रेप्स में सो रहे 2 बच्चे भी जान से भरे हुए हैं, उनमें जिंदगी पनप रहा हो, दिस इज द मीनिंग, राइट? तो hence, so the little girl wants to emphasize that her siblings are still alive in their grapes event. मतलब वो ये मतलब रखना चाहती है कि उसकी 2 भाई बहन अभी भी ग्रेप्स में जिंदा हैं. ओके, what does the line, last question, what does the line and when the ground was white with snow suggest? ये लाइन क्या सजेस्ट कर रहा है, इनडायरेक्टली क्या मतलब रखता है? मैं तो ये बता दिया था when I was discussing the point. The line suggests the presence of winter when the whole surrounding is covered with snow. तो ये लाइन जो है इंडिकेट करता है विंटर सीजन को, राइट? जब पूरा इलाका मतलब टोटल एरिया बर्फ से ढका हुआ रहता है, वही मतलब रखता है ये लाइन. तो दिस इज द वे वी शुड आंसर. आवर आंसर शुड बी straightforward, no unnecessary description should be there. Okay, and language should be, literary words might be used. Well, I mean not throughout, but sporadic literary words might be used. Well, because what we were discussing is part of literature. हम जो भी discussion कर रहे हैं literature का हिस्सा है, तो literary words तो जरूरी है. तो इसलिए, लेकिन सबसे अहम सवाल है कि हम सेंटेंस को मतलब सिंपल रखेंगे, नॉर्मल रखेंगे. कोई किस्म की ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए. ओके, मतलब अगर कोई ग्रामेटिकल एरर हम रख लेते हैं तो वो आगे जाके फ्यूचर में भी वो मतलब इट बिकम्स ए हैबिट. तो वी मस्ट प्रेजेंट आवर आंसर ग्रामेटिकली फ्लॉलेस. ऑल दीज आर द थिंग्स. And what else? So any doubt, anything else from the part of the students? Hello? Any doubt, anything that you think I should answer, I should try to convince you, please, on behalf of the students? You can ask over here, no problem. Chitrasen, No Pallavi, issue. those who are present. जो भी question, any line, okay, any word which you may not have understood, please. Anything that was Yeah. hard for you? Yes, Chitrasen, please. Yeah. Good evening, sir. Sir, Any doubt? Yes, sir. Actually, I was Okay. studying this. Yeah, actually, I was studying this chapter in my 10th class, Okay. but I was not understanding articulately this chapter. But today, Okay. I have able to learn a lot of things, and I Okay. found out one of the word I Yes. can understand. Crawl, sir. Sure. Please. See, you will crawl. What is the meaning of crawl? Call you were asking. Yeah. See, you okay. are second stanza of third line you are asking, with many a call. This sentence you are asking me, ना, this part of the sentence, her hair was thick. देखो, sir. thick मतलब dense, उसकी बाल जो थी बहुत ही घना थी. thick मतलब dense. Okay. with many a curl मतलब उसके घने बाल में ढेर सारे कर्ल थे. कर्ल मतलब पता नहीं, कर्ल मतलब जो बाल मुड़े होते हैं उसको कर्ल बोलते हैं. Okay, sir. ठीक है. और क्या, देखो, दैट क्लस्टर अराउंड हर हेड, और जो बाल मुड़े हुए थे उसकी कर्ली हेयर, वो क्या हुए थे उसकी मतलब हेयर मतलब ये फोरहेड के सामने
ये कर्ली हेयर मानो एक रिंग बना रहे थे, रिंग। Yes. समझ में आया? Yes, sir. ये बाल जो मुड़े मुड़े हुए थे, ओके, मानो वो कर्ली हेयर उसके सामने, माथे की सामने या फोrehead के ऊपर कहो, एक किस्म का रिंग फॉर्म कर रहे थे। Yes, sir. ठीक है, दैट इज द थिंग। Sir, I have another question, sir. Actually, sir, Sure. I am pursuing my BA in English, sir. I am pursuing my Sure. BA in English. BA in Uh-huh. English. Okay. Language literature. Sometimes actually what happens, sir? I'm not able to understand literature. So when I have been started study learning any things, so I am unable to understand the words, the sentence. So how do I will be easily understand, sir? Read as much as possible. Yes. Read as much as possible. So you are doing your honors at present. Yes, sir. Very good. Where exactly? Yes, sir. Actually, I am from Odisha and I am studying in GMU, sir. Very nice. GMU, Where is that? Sambalpur, sir. अच्छा, ओके। अच्छा देखो भाई, जो लिटरेचर देखो, जितना पढ़ोगे उतना बेहतर। आई मीन द मच यू रीड द बेटर। ओके, तो जितना हो सके स्टोरी बुक या नॉवेल्स जितना पढ़ोगे, लैंग्वेज के ऊपर होल्ड आएगा, इमोशंस, वेराइटीज ऑफ इमोशन एंड फीलिंग्स यू विल कम अक्रॉस। ओके, अभी क्या होता है कि देखो, हम जितना पढ़ते हैं, अलग अलग फीलिंग्स और अलग अलग इमोशन से हम गुजरते हैं कैरेक्टर्स के। ओके, तो जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना वेराइटीज ऑफ कैरेक्टर्स यू विल कम अक्रॉस, राइट? एंड अनदर थिंग इज, उन्हीं कैरेक्टर्स के फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस या इमोशंस का हो तुमको समझने के लिए मौका मिलेगा। ओके, फिर ये एक चीज है। दूसरा चीज, लैंग्वेज के ऊपर, ओके, सेंटेंसेस के ऊपर, वेराइटीज ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर एक होल्ड आएगा। उससे तुमको क्या होगा? डेफिनेटली, आई मीन योर ग्रेस्पिंग कैपेसिटी, योर अंडरस्टैंडेबिलिटी, आई मीन विल बूस्ट अप। आई होप सो। तो तुम जितना हो सके पढ़ो, छोटा मोटा बुक, नॉवेल्स जो भी मिलता है, यू कीप ऑन रीडिंग देम एंड दैट विल बी बेनिफिशियल टू यू। आई होप सो। Yes, sir. Thank you, sir. Okay. And I am curious to know another one thing, sir. हाँ, What is the difference between linguistic language and literature? linguistic language and literature. Yes, sir. Yeah, you are saying on one side linguistics, on the other side literature. Yes, sir. I've said three things, sir. Linguistic, Yes, language, sir. and Linguistics and language, they are related. yes, Linguistics and linguistics means what? Linguistics means, teaching a particular language is linguistics. And literature can be expressed in variety of languages. Literature can be expressed in a wide variety of languages. First thing, okay, and story of language is the role of linguistics rather. yes, sir. Study of a particular language, it is the area of linguistics. One thing, and literature is expressed in different forms of language worldwide. So literature is different, linguistics is different. Literature takes the help of language to express itself, to communicate itself. Yes, sir. Understood me? Our Panchanan sir is there. You know Panchanan sir? No, sir is not there as of now. He was there like halfway. He has gone because he's right now Yeah, I traveling. know. No. I am informing Panchanan sir is there. Oh. So such questions should rather be asked to him because he is an expert in linguistics, okay? And I am 100%. I have to do it literature. I am purely a man from literature area. That is the thing.
Okay. Okay. Thank So better. Okay, you for a clear idea, for a wider idea. Okay. I mean, Panchanand Durya sir, I mean, will be better than me because he is a man exclusively from the domain of linguistics, and I am okay. I am basically from the field of literature. Yes, sir. I got it. Okay. And Subhranshu, what else should we do? The poem is by and large over. Yes, sir. So what should we do? क्या करें बोलो? Shall we Huh? wind up or? Better we should wind up. Yeah, right. We should wind up. Okay.